Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography for exercise 13.2 question number 12 onwards. Already we have done till question number 11. This is a video of probability topic class 12 mathematics. To start with question number 12 also we got to do. Please read it. A die is tossed thrice. Find the probability of getting an odd number at least once. ओके तो एक डाई है उसे हमने 3 बार फेंका है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आपको पता ही है ट्रिक से सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बना लीजिए राइट। Yes. अगर एक डाइस को आप 3 बार फेंकते हो तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा सबसे पहले वो बना लीजिए। आपको पता ही है अगर आप 3 बार फेंकते हैं तो 8 आउटकम्स होते हैं टोटल। Mm. 2 रेज़ टू पावर 3 होते हैं यानी कि 8 आउटकम होते हैं ठीक है। Yes. क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 12th। तो टोटल आपको आउटकम्स पता ही हैं 8 आउटकम्स होंगे ठीक है। Yes. तो इन्होंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो क्वेश्चन नंबर है ये 12th। एक्सरसाइज कौन सी है ये 13.2 राइट। तो अगर एक डाई को आप फेंकते हो तो टोटल आउटकम्स हमारे वैसे तो 8 होते हैं। डाई टॉस अच्छा डाई है कॉइन नहीं है सॉरी। डाई है डाई को 3 बार फेंका है ठीक है। तो एक डाई को अगर थ्रो करते हो 3 बार तो ऑड नंबर का बताना है एटलीस्ट वंस। तो याद रखिए अगर आप एक डाई को थ्रो करेंगे तो ऑड नंबर बताइए कितनी जगह पर आ रहा है। एन ऑड नंबर अकर्स दो तीन जगह. हाँ तो वो रिजल्ट करेगा 3 प्लेसेस 1 3 और 5 पर आ रहा है ठीक है। तो अगर आप एक सिंगल थ्रो में क्या प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर आने की 3/6. 3/6 फेवरेबल है 3 टोटल है 6 यानी कि 1/2 है ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर अगर आपने डाइस को एक बार फेंका है 3/6. तो इवन नंबर की भी 3/6 हो जाएगी यानी कि 1/2। अब उन्होंने कहा है कि ऑड नंबर एटलीस्ट वंस आए ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए थोड़ी स्टेटमेंट लिखनी है। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ऑड नंबर इन थ्रो ऑफ डाई 3 टाइम्स। मतलब 3 बार हमने एक ही डाइस को फेंका है तो ऑड नंबर आने की होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वो इक्वली होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग even number in a throw of die 3 times। मतलब ऑड नंबर को की 3 बार आने की और इवन नंबर की 3 बार आने की ये सेम ही होगी और वो क्या होगी जैसे पहली फेंकी 3/6 यानी 1/2 दूसरी में भी 1/2 और तीसरी में भी 1/2 यानी कि 1/8 हो जाएगी। तो उन्होंने हमसे पूछा था अगर आपको याद हो उन्होंने हमसे पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन ऑड नंबर एक ऑड नंबर आए इन अ थ्रो ऑफ डाई 3 बार जब आप डाइस फेंकते हो तो एक ऑड नंबर आए कम से कम एक बार तो वो हो जाएगी 1 - 1/8 एलसीएम ले लेना 7/8 आ जाएगा राइट। Yes. इजी क्वेश्चन है इतना मुश्किल नहीं है ठीक है। Yes. तो क्लास में चाहूंगा अभी 13 क्वेश्चन पढ़े आप अलंकृत। Two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that both balls are red. First ball is black and second is red. Third, one of them is black and other is red. ओके दो बॉल हमें ड्रॉ करनी है विद रिप्लेसमेंट ड्रॉ करनी है। एक बॉक्स है पहले मैं एक रफ फिगर से आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 13th ठीक है। एक हमारा बॉक्स है और बॉक्स में अगर आप ध्यान दें तो 10 तो ब्लैक बॉल्स पड़ी हैं 10 राइट और 8 क्या है रेड बॉल्स पड़ी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई
टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स वो हमारी हो जाएंगी 10 + 8 18 हो जाएंगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है दोनों रेड आए आपके हाथ में, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल मैं निकाल रहा हूं इसमें से, और फर्स्ट बॉल ये है ना मेरे हाथ में रेड आ रही है। ठीक है, तो रेड टोटल कितनी है, 8 है, 8 में से एक आएगी रेड, तो 8C1, और टोटल 18 में से एक निकालनी है, वो है 18C1। आप सभी को एनसीआर का फॉर्मूला पता है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए लिख देता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल। यहाँ ये हो जाएगा 18 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 18 माइनस 1 17 फैक्टोरियल। इसे लिख लो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। इसे लिख लो 18 इंटू, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 होता है, आपको पता ही है, ये ऐसे काट दो। वी आर लेफ्ट विद 8/18, 8/18 यानी कि 4/9। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी दूसरी बॉल भी आपके हाथ में रेड आएगी, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट था। ठीक है ना, रिप्लेस कर रहे थे हम साथ साथ। ठीक है ना, पहली बॉल को रिप्लेस कर दिया गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड बॉल भी मेरे पास रेड आई है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी ये सेम ही होगी, 4/9। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों बॉल्स जो है हमारी रेड आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो दोनों 4/9 इंटू 4/9, आंसर आ जाएगा 16/81। सेकंड पार्ट अगर ध्यान हो अलंकृत, वो था पहली बॉल ब्लैक है और सेकंड रेड है, तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल जो मेरे हाथ में आई है वो ब्लैक आई है। तो गैस कीजिए, टोटल 10 ब्लैक हैं, 10C1 और 18C1। सॉल्व बेटा वैसे ही आप कर लेना खुद, 10/18 यानी कि 5/9 आ जाएगा। आई होप ये सभी सॉल्व कर सकते हैं एनसीआर का फॉर्मूला यूज करके, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल ब्लैक आ जाएगी 5/9, और सेकंड वाली क्या आनी चाहिए थी, गेटिंग सेकंड बॉल रेड आनी चाहिए थी। तो सेकंड बॉल रेड आने की, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट था, वही सेम ही होगी, 8C1 अपॉन 18C1। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 4/9। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। ओके, इसके बाद हमें क्या चाहिए था, प्रोबेबिलिटी, एक बार मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ। सेकंड पार्ट जो था उसमें हमें चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल, क्या चाहिए थी, ब्लैक। फर्स्ट बॉल हमें ब्लैक चाहिए थी, और सेकंड बॉल जो थी वो हमें रेड चाहिए थी। तो आपको ध्यान हो, एक आई थी 5/9 और एक आई थी 4/9, तो आंसर आ जाएगा 20/81। ध्यान रखना। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है वन ऑफ देम इज ब्लैक, तो और डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ इस बार। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑफ देम इज ब्लैक, मैं मान रहा हूँ पहली वाली जो है वो ब्लैक है, और जो सेकंड वाली है वो रेड है। इस चीज़ की आपको बतानी है। अगर आपको ध्यान हो, पहली वाली ब्लैक 10/18 आई थी, 10C1 अपॉन 18C1, और रेड की क्या थी, 8/18 थी, राइट। इसे रिड्यूस कर लो पहले लोएस्ट टर्म में, तो आंसर आ जाएगा कितना, सेम 20/81 आ जाएगा। ठीक है ना, अभी ये तो एक केस हुआ, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट वाली बॉल क्या आ जाए, रेड आ जाए, और सेकंड वाली ब्लैक आ जाए। तो इसकी क्या होगी, इसकी होगी 8/18, एक सेकेंड,
इस चीज की प्रोबेबिलिटी होगी 8/18 इंटू 10/18, 4 द 9 द 5 द 9 द, तो ये आ गई 20/81। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था, अगर आपको याद हो, हमसे पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑफ देम ब्लैक, एक तो ब्लैक आए और दूसरी रेड आए, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/81 प्लस 20/81, यानी कि 40/81। ये ध्यान रखना, ठीक है अलंकृत। तो इजी सा क्वेश्चन है ये भी, बस आपको डिफरेंट अरेंजमेंट ट्राई करने हैं। मैं चाहूंगा नेक्स्ट पढ़ें आप 14th। Probability of solving specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve problem independently, find the probability that first the problem is solved, second exactly one of them solves the problem. तो कोई एक गिवन प्रॉब्लम है, ए उसे अकेला सॉल्व करता है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और बी उसे अकेला सॉल्व करता है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी है 1/3। अगर दोनों बच्चे अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्लास ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले जो डेटा इन्होंने गिवन है वही लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम, ए ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अलंकृत, कि ए जो है वो सॉल्व नहीं करता है प्रॉब्लम। अच्छा, इसको मान लो पी ऑफ ए मान लो, तो सॉल्व ना करने की हो गई पी ए बार, और आपको पता है ये 1 माइनस पी ऑफ ए होगी, तो 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करता है, प्रोबेबिलिटी दैट बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम, बी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो प्रोबेबिलिटी दैट बी डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम, बी जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले पार्ट में उन्होंने बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मैं ये निकाल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, कि समहाउ प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो पाती, राइट। तो ये इसको पी ऑफ बी माना था और इसे पी ऑफ बी बार माना था, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार, जो फर्दर हो जाएगा पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार, यानी कि 1/2 इंटू 2/3, ये आ गया 1/3। अब उन्होंने फर्स्ट पार्ट पे पूछा था क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो वो हो जाएगी 1 माइनस पी ऑफ ए बार इंटू बी बार। ठीक है, तो ये इसे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 आ जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि एग्जैक्टली इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस चीज की ऐसे होगी ना, देखो अलंकृत ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, और इसकी क्या होगी, इसकी हो जाएगी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार प्लस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए कितनी है 1/2, राइट। पी ऑफ ए है 1/2, पी ऑफ बी बार कितना है 2/3, पी ऑफ ए बार 1/2 और पी ऑफ बी
ये भी 1/3, इसे सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6, सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, 6, ये आ गया 2 + 1, 3/6, आंसर कितना है 1/2। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर है हमारा 1/2। अब मैं चाहूंगा अलंकृत आप 15 क्वेश्चन पढ़ें। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards, in which of the following cases are the events E and F independent? E is card drawn is a spade. F is the card drawn is an ace. E is second part. E is the card drawn is black. F the card drawn is king. Third part, the card drawn is a king or queen, and F is the card drawn is a queen of hearts. सबसे पहले आपको कार्ड्स की बड़े अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, बाकी ये जैसे जैसे गिवन है इन्हें मैं बताता हूँ और हमें बताना है इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। इंडिपेंडेंट अगर इवेंट है तो आपको पता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो पी ई इंटू पी एफ होता है, राइट। तो अब हम चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 15। तो 15 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखिए, ई दिया है, कार्ड ड्रॉन जो है ना स्पेड है। अब आप सभी को पता है कुल कितने स्पेड होते हैं, 13 होते हैं। तो पी ऑफ ई हमारा कितना हो जाएगा, कुल कितने स्पेड होते हैं वो 13 होते हैं, ठीक है ना। तो पी ऑफ ई हमें बताना है। तो बेटा 13 में से एक स्पेड आपके हाथ में आएगा, उसकी हो जाएगी 13C1, और टोटल 52 में से एक स्पेड आपके हाथ में आएगा, इसकी हो जाएगी 52C1। इसे सॉल्व कर लेना, 13/52 आ जाएगा। जिन बच्चों को, आई होप सभी को आता होगा एनसीआर को सॉल्व करने, ये फॉर्मूला होता है n अपॉन में r ब्रैकेट में n-r। तो ये 1/4 आ गया, ठीक है। अब इन्होंने f बोला था, कार्ड ड्रॉन जो है वो एस है, और आपको पता है इक्के कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। तो पी ऑफ एफ हमें बताना है। 4 एसिस में से एक आपके हाथ में आएगा तो 4C1, और 52 में से एक आएगा तो 52C1। तो ये हो जाएगा 4/52 यानी कि 1/13। तो पी एफ आ गया 1/13, राइट। अब मुझे ये बता दो कि पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, मतलब कॉमन कौन सा है, स्पेड भी और इक्का भी हो, ऐसा एक ही कार्ड है भाई, राइट, जो स्पेड भी है और एस भी है, तो उसकी है 1/52। अब हमें प्रूव करना है कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। आपको पता होना चाहिए अगर कोई इवेंट अलंकृत इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के इक्वल होता है। पी ऑफ ई आया हमारा 1/4 और पी ऑफ एफ आया 1/13। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 1/52 इक्वल टू आ गया 1/52। तो यस, जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, इसमें इवेंट ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट है। आई होप क्लियर है आपको ये वाला, ठीक है। बगैर टाइम वेस्ट किए ही मैं करूंगा, राइट। एनसीआर वगैरह खुद सॉल्व कर लेना। अगला है सेकंड पार्ट, इसमें ई जो है वो कह रहा है कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो आपको पता कितने होते हैं ब्लैक कार्ड्स, 26, ठीक है। तो इसमें पी ऑफ ई, ब्लैक कार्ड आपके हाथ में आएगा, उसकी फेवरेबल है 26C1, टोटल है 52C1। सॉल्व आप कर लेना, 26/52 यानी कि 1/2 आएगा। और एफ कोई इवेंट है जिसमें कार्ड ड्रॉन क्या दिया हुआ है, किंग दिया हुआ है, राइट। क्या दिया हुआ है, किंग दिया है, और किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो एफ की बताओ, 4 किंग में से आपके हाथ में एक आया तो 4C1, और टोटल 52 पत्तों में से एक किंग आया तो 52C1। सॉल्व कर लो, आ गया 1/13। बस एक बता दो मुझे, क्या कोई ऐसा पत्ता है जो किंग भी होगा और ब्लैक भी होगा, कितने हैं ऐसे पत्ते, 2, वेरी गुड। 2 ऐसे कार्ड्स हैं जो किंग भी होंगे और 2 किंग्स ब्लैक होते हैं, और 2 किंग आपको पता है रेड होते हैं। तो ये इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा 1/26। अब चेक करते हैं कि ये इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ई इंटरसेक्शन एफ की जगह है 1/26, पी ऑफ ई की जगह है 1/2, पी ऑफ एफ की जगह है 1/13। चेक करो 1/26 1/26 आ गए इक्वल, यानी कि यस
ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसमें भी ये इंडिपेंडेंट आ गए। ठीक है, अब मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट करता हूँ, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिए। थर्ड जो हमारा पार्ट है इसमें ई कह रहा है कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, कि आपके पास या तो किंग आएगा या क्वीन आएगा। ठीक है, ये है पी ऑफ ई। आपको पता कितने किंग होते हैं? 4 किंग होती हैं, 4 क्वीन होती हैं। ठीक है, तो इसका पी ऑफ ई बताते हैं। टोटल 8 होते हैं, 8 में से एक पत्ता आपके हाथ में आया 8c1, वो टोटल है 52c1। सॉल्व इसे कर लेना, 8/52 आ जाएगा। ये हो गया 4 2 द 4 13 द 2/13 आ गई। समझे कितनी आ गई? 2/13। और ये बताना एफ क्या दिया हुआ है? कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक। क्वीन कितने हैं? दो, 4 होगी। और जैक? जैक भी 4 जैक भी 4 है। ओके, तो इसकी भी सेम ही आएगी, सेम यही आ जाएगा 8c1/52c1। सॉल्व करोगे आएगा 8/52। जो फर्दर कितना है? 2/13। अब मुझे ऐसे बताओ, इसमें इंटरसेक्शन एफ में कॉमन क्या है? कॉमन कितने हैं बोलो? क्वीन 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 कॉमन थी, 4 4 क्वीन कॉमन थी ना। तो ये हो गया 4/52। अब चेक करो क्या आपका P इंटरसेक्शन F P ऑफ E इंटू P ऑफ F के इक्वल है? नहीं है। P ऑफ E कितना था? P ऑफ F ऐसे इक्वल मतलब क्रॉस में आप चेक कर सकते हो, इसकी 13 से ऊपर नीचे कर सकते हो जैसे आपका मन करे। ठीक है ना, मतलब 13 से ऊपर नीचे इसकी कर लोगे तो ये आ जाएगा 13/169। ये 4 बन, ये तो इक्वल नहीं है, तो नो, E एंड F आर नॉट इंडिपेंडेंट। याद रहेगा। अगला पढ़िए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर है 16। In a hostel, 60% of the students read Hindi newspaper, 40% read English newspaper, and 20% read both Hindi and English newspapers. A student is selected at random. A part, find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. B part, if she reads Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper. C part, if she reads English newspaper, find the probability that she reads Hindi newspaper. ओके, 60% जो स्टूडेंट है वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 40% इंग्लिश का और 20% दोनों। अब 1 बाय 1 करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले डेटा तो आपके पास है ही, अलंकृत क्वेश्चन खुला हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। सबसे पहले मैं मान रहा हूं, कैपिटल H को मैं मान रहा हूं कि जो बच्चे हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, समझे, और कैपिटल E को मैं मान रहा हूं जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसके बारे में बात करते हैं। हिंदी का न्यूज़पेपर 60% बच्चा पढ़ रहा है, इट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 60/100 यानी कि 0.6। इंग्लिश वाला 40%। आई होप सभी को 40% का मतलब पता, 40/100 होता है। तो P ऑफ E कितना आ गया? 0.4। और कितने बच्चे कॉमन है जो हिंदी और इंग्लिश का पढ़ रहे हैं? 20%। 20% का मतलब है 0.2, आपको पता ही है? तो हमें क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी
फर्स्ट पार्ट में तो ये बताना है कि ना तो हिंदी पढ़ रहे हैं ना तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ओके, पर मुझे ये बताओ प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स रीड एट लीस्ट कम से कम ये बच्चे एक पेपर पढ़ रहे हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसकी हो जाएगी H यूनियन E। ठीक है, फॉर्मूला याद है अलंकृत प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E का? बोलो, P ऑफ H की टर्म में बोलो, P ऑफ H प्लस P ऑफ E H इंटरसेक्शन E। P ऑफ H कितना है? 0.6, यह 0.4 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 0.8। पर अगर आपको ध्यान हो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा था प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट रीड्स नीदर हिंदी नॉर, ना तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ता है और ना इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ता है बच्चा। गैस कर सकते हो क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E, 1 माइनस 0.8, आंसर क्या आ जाएगा? 0.2। याद रहेगा। सेकंड पार्ट देखिए कि अगर वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ता है तो हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इंग्लिश का पढ़ेगा। ठीक है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको पता क्या होगी? P ऑफ E बाय H होगी। और इसका फॉर्मूला याद है फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था? P of E by H is equals to P of E intersection F upon P of F, मतलब E इंटरसेक्शन H और H इंटरसेक्शन E एक ही बात है। और P ऑफ H कितना था? P of H 0.6 था, ये काट दो 1/3 आ जाए। ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो हिंदी का पढ़ता है तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इंग्लिश का पढ़ेगा? याद है ना, हिंदी का ऑलरेडी पढ़ चुका है, इंग्लिश का पढ़ने की बतानी है। सी पार्ट पढ़िए। If she reads English newspaper, find probability that she reads Hindi newspaper. यानी कि H बाय E क्या होगा? देखो हमें इंग्लिश में मीनिंग लिखने की उसका जरूरत नहीं है, हमें उसका मैथमेटिकल मीनिंग पता होना चाहिए। आपको पता है P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ A बाय B का मतलब कि एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन H ओवर में जो डिनोमिनेटर में होता है P ऑफ E, ये है 0.2 और ये है 0.4, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए 2/4 यानी कि 1/2 आ गया, राइट। 17 क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। The probability of obtaining an even number of each die when a pair of dice is rolled is A part 0, B part 1/3, C part 1/12, D part 1/36. हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इवन प्राइम नंबर की हर डाई पे व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। ठीक है ना, एक पेयर डाइस का हमने रोल कर दिया, राइट। ये और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पर मैं बार बार कहता हूँ आपका मतलब क्वेश्चन अगर सही से सॉल्व हो जाएगा तो ऑप्शन आता है तो सही होता है वाला, राइट। तो देखो आपको पता है सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, वो है 2, क्योंकि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है जो कि है 2। तो जब भी आप डाई को रोल करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन प्राइम नंबर आएगा उस पर? 1/6, टोटल 6 आउटकम है, एक ही प्राइम नंबर है 2। तो 2 डाइस आपने रोल किए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन ईच डाई, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहली पे भी 1/6 आया, दूसरे पे भी 1/6, यानी कि आंसर है 1/36। मैं क्विकली चाहूंगा आप 18th पढ़ें। Two events A and B will be independent if A part A and B are
mutually exclusive. B part P of A prime B prime is equals to 1 minus P of A times 1 minus P of B. C part P of A is equals to P of B, and D part P of A plus P of B is equals to 1. तो क्लास ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दो इवेंट कब इंडिपेंडेंट होंगे। थोड़ा सा मैं इंडिपेंडेंट का क्या कंसेप्ट होता है उसी से ये चीज डिराइव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 18। आपको पता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होता है हमारा, वो P ऑफ A इंटू P ऑफ B होता है। और अगर आपको ये बताना हो कि P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या होगा, तो वो हो जाएगा P ऑफ A डैश इंटू में P ऑफ B डैश, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। P ऑफ A डैश की जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ A, ओके, और P ऑफ B की जगह 1 माइनस P ऑफ B, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो अगर आप इस चीज को कंपेयर करेंगे अपने आंसर से, तो देखिए बी पार्ट हमारा आ रहा है, ठीक है। तो 18 का आंसर बी पार्ट है। तो क्लास इस वीडियो में हमने ये पूरी एक्सरसाइज 13.2 के 12 क्वेश्चन से जितने भी थे कवर अप कर लिए। थैंक यू एवरीवन।